हेलो। सबसे पहले तो सभी लोगों को, उनके परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए ये दिवाली, ये आने वाला साल बहुत ही अच्छा हो और नॉलेज से भरपूर हो और उस नॉलेज के बेसिस पे आप आपका गोल अचीव कर पाओ। इतना ऊपर वाला आपको नॉलेज दे, उतनी मेहनत करने की आपके अंदर इच्छा प्राप्त करे। और इसी अवसर पे हम लोग फिजिक्स के अंदर जो एक सेक्शन है छोटा सा, जिसका नाम है ऑसिलेशन एंड वेव्स। ओके, सो ऑसिलेशन एंड वेव्स के ऊपर हम बात करेंगे बच्चा। अब होता है कि जनरली ऑसिलेशन और वेव्स के ऊपर नीट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी आते ही आते हैं, कभी कभार 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा अपने को तो पता है हर एक चीज अगर मेहनत की जाए तो आसानी होती है, लेकिन मेहनत नहीं की तो आज सभी कुछ तो डिफिकल्टी है। लेकिन ये सेक्शन आसान इसलिए थोड़ा सा लेंथ वाइज भी छोटा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑसिलेशन के ऊपर। तो ऑसिलेशन, ओके, अब बच्चा जब भी आप पढ़ेंगे ऑसिलेशन, क्या पढ़ेंगे? ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन पढ़ते टाइम आप बहुत बार यूज करोगे ये 2 वर्ड्स, मीन पोजीशन और दूसरा वर्ड होगा एक्सट्रीम पोजीशन। समझ में आ रहा है? अब ये वर्ड्स आप लोग बहुत बार यूज करने वाले हो इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भाई मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, और उसके भी पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन। समझे ना? अब पोजीशन, अब बहुत पोजीशन का मतलब तो हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो ऐसी जगह की जहां पे वो चीज है, वो बॉडी है, वो ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैं यहां पे खड़ा हूं तो ये मेरी पोजीशन है, बराबर है। तो लेकिन ये मेरी पोजीशन तो फिक्स है नहीं, क्योंकि मैं तो रेस्ट तो हूं नहीं, मैं तो मोशन में रहता हूं, मतलब यहां जाता हूं, वहां जाता हूं, इधर जाता हूं, उधर जाता हूं, है ना। तो और तो दिवाली चल रही तो बहुत सारी जगह पे जाएंगे हम लोग। तो पोजीशन का मतलब अगर आपको कंप्लीटली बताना है तो आप बोलेंगे कि भैया ऐसी जगह जहां पे बॉडी है या जाने वाली है। समझ में आ रहा? यहां पे मैं फिलहाल तो मेरे घर में हूं, ओके। यहां से मैं गया मेरे मामा के घर पे। किधर गया? मेरे मामा के घर पे। कितनी देर के बाद? 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद। तो मान के चलो कि इस टाइम पे मेरा पोजीशन मेरा घर है, लेकिन 4 घंटे के बाद मैं जाने वाला हूं कहां पे? मेरे मामा के घर पे। तो 4 घंटे के बाद की मेरी पोजीशन क्या होगी? तो मेरा मामा का घर होगा। तो इसीलिए हम लोग पोजीशन को डिफाइन करने के लिए क्या बोलेंगे बच्चा? ऐसी जगह की जहां पे बॉडी है या बॉडी जाने वाला है, वो जगह बोले तो क्या होगी? बॉडी की पोजीशन होगी। तो पॉइंट एट विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड और बीइंग टू बी प्लेस्ड, क्या बोला मैंने? पॉइंट एट विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड और बीइंग टू बी प्लेस्ड इज नोन एज पोजीशन। और पोजीशन की एक बहुत ही खास बात है बच्चा, जैसे कि आप सभी लोग ऑनलाइन अगर लेक्चर कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो एट अ टाइम बहुत सारे बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं, बराबर है। तो अब ये सबकी पोजीशन मेरे लिए सेम है क्या अलग अलग है? अलग अलग है। या आप सबके लिए मेरी पोजीशन कैसी होगी? तो अलग अलग होगी, क्योंकि आप लोग अलग अलग जगह पे बैठ के अलग अलग डायरेक्शन से मुझे देखेंगे। तो
होता ये है कि भाई कि मान के चलो कि एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, 100-200 बच्चे बैठे हुए हैं और वो टीचर की तरफ देख रहे हैं। टीचर एक जगह पे खड़ा है एक साथ सावधान में, ओके, अभी हिल रहा नहीं, डुल रहा नहीं, एक ही जगह पे खड़ा है। तो क्या उस टीचर की पोजीशन उन सब के सभी बच्चों के लिए सेम है, क्या अलग अलग है? तो आंसर होगा अलग अलग है, क्योंकि उस टीचर से वो जो बच्चे हैं अलग अलग डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं और अलग अलग जगह अलग अलग डायरेक्शन से वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब किसी भी चीज के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए दो चीजों की जरूरत होगी। एक होगा वो कितना दूरी पे है, और दूसरी चीज की वो उसको किस डायरेक्शन में देख रहा है। देख रहा है ना, तो किस डायरेक्शन से देख रहा है, ओके, तो कहां से देख रहा और कैसे देख रहा, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या जरूरी, डायरेक्शन। तो इसीलिए आप लोग बोलेंगे पोजीशन को क्या, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन को हम क्या बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो बात यह है कि सबसे पहले तो हमने बताया कि हमें पढ़ना है मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। उसमें हम लोग बात कर रहे हैं पोजीशन की। तो पोजीशन बोले तो ऐसा पॉइंट कि जहां पे ऑब्जेक्ट है या जाने वाला है, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट की क्या, पोजीशन। और पोजीशन को हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर भी, क्योंकि उसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसको बोला गया है पोजीशन वेक्टर, मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब फिर से वापस आते हैं मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। अब ऐसा पोजीशन कि जहां पे बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स होता है 0। बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, 2, 4, 10, 15, 20, लेकिन सभी का मिला के कितना आ रहा है, तो आ रहा है 0। तो ऐसा पोजीशन कि जिस पोजीशन पे बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स होगा 0, उसको बोला जाएगा मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलेंगे बच्चा, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऐसा पोजीशन कि जहां पे बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0, मतलब बॉडी वहां पे ना हिलेगा ना डुलेगा ना कुछ होगा, मतलब बॉडी वहां से कहीं पे नहीं जाने वाली है, नेट फोर्स तो उसके ऊपर लगने वाला है 0। तो वो पोजीशन बोले तो हो गया उसका मीन पोजीशन, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब जैसे कि झूला है, अब बहुत सारे मतलब ऑसिलेशन में पढ़ते टाइम हम लोग झूले के एग्जांपल बार बार देते रहते हैं। तो झूला है, अब झूला रुका हुआ है, ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा, तो वो वाली पोजीशन बोले तो हो गई उसकी मीन पोजीशन, वहां पे वो रुका हुआ है। जैसे कि पेंडुलम है, ना हिल रहा ना डुल रहा, एक ही जगह पे रुका हुआ है, तो वो हो गई उसकी मीन पोजीशन। अब देखो बच्चा, मैं एग्जांपल लेता हूं एक, कि मान के चलिए कि यहां पे एक स्प्रिंग है एंड दिस स्प्रिंग इज इन रिलैक्स कंडीशन। रिलैक्स कंडीशन है, तो ये वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का ये वाला जो पोजीशन हुआ, इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे फिलहाल मीन पोजीशन, इसकी मीन पोजीशन है। अभी होता क्या है ना कि ये जो इसके अंदर पार्टिकल्स है, एटम्स है, अभी ये कैसे रहते, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे रहते। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे मतलब क्या, उन पार्टिकल्स के बीच में का अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो कुछ भी फोर्स है वो 0 है, ना उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं ना रिपेल कर। अब देखो, अगर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स 0 रहता तो क्या होता, हम बिना फोर्स लगाए भी स्प्रिंग कंप्रेस होती, इलोंगेट होती, कंप्रेस होती, इलोंगेट होती, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है, कहता है आंसर है नहीं। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में का अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होता है 0। मतलब कब 0 होता है, तो उसके अंदर के पार्टिकल्स, एटम्स ये एक दूसरे से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे होते हैं, जो कि अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाते। अब मैंने क्या किया, इसको पकड़ा, खींचा। अब खींचने के बाद क्या हुआ,
तो मैंने इसको छेड़ दिया, तो छेड़ने के बाद क्या होगा, तो खलबली मच जाएगी। खलबली मच जाएगी मतलब क्या, अब इनका जो जागे हुए थे पार्टिकल, इसको हमने जगा दिया। जगा दिया मतलब क्या, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे थे, हमने उनका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद होगा क्या, तो ये अभी मैंने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना इस डायरेक्शन में। अब जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस क्रिएट होते हैं। तो इसके अंदर और रिएक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो एक्शन के अपोजिट होता है। तो ये अप्लाइड फोर्स बोले तो एक्शन, और इसके अंदर हो गया रिएक्शन क्रिएट इस डायरेक्शन में। अब ये वाला रिएक्शन क्या करता है कि इसकी डायरेक्शन होती है किधर, मीन पोजीशन की तरफ, मतलब और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स क्या करता है, बॉडी को उसके मीन पोजीशन से दूर लेके जाता है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, बॉडी को उसको मीन पोजीशन पे वापस लेके आने की कोशिश करेगा। तो ऐसा फोर्स की जो फोर्स बॉडी की पोजीशन जो थी उस पोजीशन को स्टोर करने की कोशिश करता है, उसको बोला जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स बोले तो क्या, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हिच ट्राइज टू ब्रिंग द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्या, ऐसा फोर्स की जो फोर्स क्या करेगा, बॉडी को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आने की कोशिश करेगा, उसको बोला जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दोनों का अमाउंट सेम होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। यहां से लेके यहां तक यह हुआ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, रिस्टोरिंग फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स इन दोनों के बीच में भी माइनस साइन आ जाएगा, कुछ इस तरीके का। अब देखिए, जितना आप बॉडी को खींचोगे उतना बॉडी इलोंगेट होगी, मतलब दूर जाएगी। अब जहां पे अप्लाइड फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम, वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स भी कैसा रे बच्चा, मैक्सिमम। तो ऐसी पोजीशन, कौन सी पोजीशन, ऐसी पोजीशन कि जिस पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स बन जाता मैक्सिमम। यहां पे मान के चलो कि रिस्टोरिंग फोर्स गया, मैक्सिमम हो गया, तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलेंगे बच्चा, एक्सट्रीम पोजीशन। तो तीन चीजें हमने आपको बताई, कौन कौन सी, 3 से 4 चीजें हो गई। एक तो पोजीशन वेक्टर बताया, दूसरा मीन पोजीशन बताया, रिस्टोरिंग फोर्स बताया और एक्सट्रीम पोजीशन बताया। अब मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन और पोजीशन वेक्टर ये और रिस्टोरिंग फोर्स हमने देख ली। अब यहां पे एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात होती है। तो मीन पोजीशन तो एक ही होती है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन दो होती है। अब दो क्यों, कि देखो जैसे कि यहां पे हमने क्या किया, जैसे कि सिंपल सी बात है, झूला है ना, तो झूले को आपने क्या किया, खींचा, छोड़ा, तो झूला जहां से हमने खींचा था वहां तक जाता, आंसर नहीं, उससे दूर जाता। बोले तो जितना मीन पोजीशन से जितना हमने आगे खींचा उतना ही वो पीछे जाता है। तो इसका मतलब ये बनता है, 1 सेकेंड, क्या कि एक्सट्रीम पोजीशन होगी 2। तो देखिए यहां पे मान के चलिए कि पेंडुलम है। अब ये यहां पे है ऐसा, तो क्या हुआ, पेंडुलम को हमने यहां तक ऐसे इधर खींचा,
छोड़ दिया तो जितना हमने पेंडुलम को पीछे खींचा था उतना ही पेंडुलम जाएगा आगे। तो ये वाली जो एक एक्सट्रीम पोजीशन हो गई और ये वाली एक एक्सट्रीम पोजीशन हो गई और ये हो गई मीन पोजीशन। इसी को हम ऐसा भी दिखा सकते हैं कि भैया ये आपका एमपी, ये आपका ईपी, ये आपका ईपी, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, इसको हम लोग बोलते बच्चा निगेटिव एक्सट्रीमिटी। अब यहां से जितना डिस्प्लेसमेंट ये वाला रहता है सेम डिस्प्लेसमेंट ये भी होता है, कभी भी याद में रखना है। तो जितना पार्टिकल जाता है आगे उतना ही पार्टिकल आता है पीछे। सो दो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं और एक ही मीन पोजीशन होती है। ये अपने को अच्छे से याद में रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा फेमस पॉपुलर होता है लीनियर एसएचएम, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, इसको हम लोग लीनियर एसएचएम बोलते हैं। अब लीनियर एसएचएम कैसा होता है? तो पहली चीज तो ये लीनियर होता है, सिंपल होता है बच्चा, पीरियोडिक होता है, देन इट इज ऑसिलेटरी, देन इट इज हार्मोनिक। अब कैसा मोशन? जो मोशन लीनियर है, लीनियर बोले तो मोशन इन लाइन, ऐसे सीधा है ना, ये सीधा आगे जा रहा सीधा पीछे आ रहा, तो लीनियर हुआ। सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो है नहीं इसमें, बहुत ही आसान मोशन। पीरियोडिक है, पीरियोडिक तो आपको पता होगा, ऐसा मोशन की जो इक्वल टाइम इंटरवल में रिपीट होता, ऐसा मोशन की जो इक्वल टाइम इंटरवल में रिपीट होता। जैसे कि फैन चल रहा है कांस्टेंट स्पीड में तो उसका मोशन पीरियोडिक हुआ, कांस्टेंट स्पीड में अगर चल रहा है तो। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, वो भी क्या हुआ? कांस्टेंट है तो वो भी पीरियोडिक हुआ, मतलब वो इक्वल टाइम इंटरवल में रिपीट होता रहता है। जैसे कि मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट ओन एक्सिस, पीरियोडिक मोशन होता है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, पीरियोडिक मोशन होता है। घड़ी के कांटों का मोशन जो होता है वो भी पीरियोडिक होता है। तो ऐसा मोशन कि जो मोशन इक्वल टाइम इंटरवल में रिपीट हो रहा है ऑन द सेम पाथ बाय इटसेल्फ इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। कैसा मोशन? जो मोशन इक्वल टाइम इंटरवल में रिपीट हो रहा है और खुद से रिपीट हो रहा है, किसी को रिपीट करवाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो उस मोशन को बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। तो यह आपका पीरियोडिक मोशन है। देन ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी बोले तो क्या? मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट से आगे पीछे, नहीं तो ऊपर नीचे, ढिंक चिका ढिंक, बोले तो नीचे ऊपर, एक फिक्स पॉइंट के बाजू में आगे पीछे, नहीं तो ऊपर नीचे, जिसको हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, बोले तो ऑसिलेटरी मोशन। और आखिरी में ये मोशन कैसा होता है बच्चा? तो इट इज हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब बहुत अच्छे से याद में रखना है आपको। हार्मोनिक का मतलब होता है कि ऐसा मोशन कि उस मोशन के अंदर के जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, है ना, जैसे कि ऐसा कोई भी मोशन है, इसके अंदर का सपोज डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी होगा या एक्सेलरेशन होगा, ये जो क्वांटिटीज होंगे, ये क्वांटिटीज क्या होने चाहिए? चेंज होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू साइन या कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
क्या बोला मैंने? ऐसा मोशन कि जिस मोशन के अंदर का डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज वेरी होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू साइन या कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर साइन या कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ये वैल्यूज अगर वेरी होते हैं तो उसको बोला जाता है हार्मोनिक मोशन। और एग्जैक्टली यही चीज है एसएचएम के अंदर, कि एसएचएम के अंदर जो कुछ भी पार्टिकल से वो मोशन से रिलेटेड जो कुछ भी क्वांटिटीज होंगे वो क्वांटिटीज डेफिनेटली साइन या कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ क्या करेंगे? वेरी करेंगे, और इसलिए इसको बोला जाता है क्या? हार्मोनिक मोशन। तो ऐसा मोशन कि जो मोशन लीनियर है, सिंपल है, पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी है, हार्मोनिक है, उसके अंदर क्या होता है? तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल, जैसे कि रिस्टोरिंग फोर्स मैंने आपको पहले बता दिया, या एक्सलरेशन और फोर्स तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होते हैं। तो व्हाट एवर द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल is directly proportional to the displacement of particle from its mean position. Actually this is the x, okay, displacement of particle from its mean position। और जैसे कि हमने बोला था रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा रहता है बच्चा? रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता? मीन पोजीशन की तरफ एक्ट होता, डिस्प्लेसमेंट क्या होता? तो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाता। मतलब वो होता है ना सास और बहू, सास का कहना इधर, बहू का कहना इधर, तो ये हो गया आपका कौन? एक्स, सास। रिस्टोरिंग फोर्स कौन हो गई? बहू। तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए इधर लेंगे क्या? माइनस साइन। क्या आएगा बच्चा? माइनस साइन। तो यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are in opposite direction. This is the statement of linear SHM। क्या है स्टेटमेंट लीनियर एसएचएम का? तो ऐसा मोशन कि जो मोशन लीनियर है, सिंपल है, पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी, हार्मोनिक है, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स या एक्सलरेशन of a particle is directly proportional to the displacement of that particle from its mean position, and that restoring force or acceleration is in opposite direction to that displacement। तो दोनों का कहना तो एक दूसरे के अपोजिट है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट ही यार, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है माइनस साइन। तो इसी को अगर रिस्टोरिंग फोर्स को मैं सिर्फ F लिखता हूं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x हम लिखेंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx। अगर बच्चा इसको हम लोग लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो इन वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा? तो F वेक्टर बराबर माइनस के एक्स वेक्टर। के को वेक्टर देने की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि इट इज अ स्केलर। बाय टेकिंग मैग्नीट्यूड, अगर हम लेंगे इसका मैग्नीट्यूड, तो बाय टेकिंग मैग्नीट्यूड, अगर लेंगे इसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा रे बच्चा? तो F इज इक्वल्स टू के एक्स बन जाएगा। तो देयरफॉर F बराबर के बराबर F बाई एक्स लिख सकते। तो मतलब क्या हुआ बच्चा? फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको क्या? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका क्या? फोर्स कांस्टेंट का फार्मूला। अब फोर्स कांस्टेंट का फार्मूला बन गया रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इसी का आप लोग एसआई यूनिट भी लिख सकते हो। एसआई यूनिट क्या बन जाएगा रे बच्चा? फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा मीटर।
सो न्यूटन पर मीटर उसका हो गया SI यूनिट फॉर द फोर्स कांस्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना भूल गया मैं, क्या ये जो इक्वेशन है इसको बोला जाता है हुक्स लॉ, हुक्स लॉ इन SHM। ओके, अब ये जो K है ना बच्चा, हुक्स लॉ इन SHM, और ये जो K है, इस K का नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये सब उसके क्या है, अलग अलग नाम है। ओके, सो यहाँ पे हमें लीनियर SHM का एक इक्वेशन मिलता है, और इक्वेशन अपना क्या है, तो इक्वेशन है F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ KX। क्या लिखा हमने इक्वेशन? F बराबर माइनस ऑफ KX, इक्वेशन मिल गया। इसी से हमने K का वैल्यू निकाला, दैट इज F बाई X, और K का जो SI यूनिट है वो हमने लिखा था न्यूटन पर मीटर, और इसी को हम लोग डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं K का। तो K का डायमेंशन जैसे कि न्यूटन का आता है m1 L1 T-2 होता है, अपॉन ये आ जाएगा L1, तो L1 कैंसिल हो जाएगा, so it will be m in 1 L in 0 T in -2. This one is the dimensional formula for K. Okay, तो K जो है आपका ये स्केलर क्वांटिटी है। देन इसके अलग अलग नाम है, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ये आपका लीनियर SHM का जो इक्वेशन है उसका फाइनल फॉर्म है। ओके, अब देखिए होता ये है कि पार्टिकल तो आपका SHM परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये मान के चलो बच्चा कि ये है आपका मीन पोजीशन, दिस वन इज एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, और ये आपकी निगेटिव एक्सट्रीमिटी जैसे कि हमने बताया था। अब मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स जहां पे मैक्सिमम होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, और वहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चा? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बोले तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। अब ये वाला भी एम्पलीट्यूड है, लेकिन मीन पोजीशन जैसे कि ओरिजिन माना जाएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला निगेटिव आ जाता है। तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और इसका जो ये एक्चुअली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। दूसरी चीज इसका जो SI यूनिट है वो मीटर होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही है। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन से लेके ये वाली जो एक्सट्रीम पोजीशन होगी, एक्सट्रीम पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक, मान के चलो कि आपके खुद का घर, आपका घर, सेल्फ होम, ये आपकी मीन पोजीशन, क्या बोलेंगे इसको? मीन पोजीशन। और आपका मामा का घर, मामा, इधर मामी, मामी का मायका, ओके, ये इधर थोड़ी पॉजिटिविटी रहती, ये तो आपका खुद का ही घर है, इधर थोड़ी निगेटिविटी रहती बच्चे। तो ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन, और ये हो गई आपकी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन बोले तो आपको जहां से कोई भी हकाल नहीं सकता, तो यहां से आपको कोई हकाल नहीं सकता, तो ये आपकी मीन पोजीशन हो गई। यहां से आपको हकाला जा सकता है, यहां से भी हकाला जा सकता, तो ये बन गए आपके एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिविटी ज्यादा रहती, यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं रहती, बोले तो निगेटिविटी रहती। तो मामा का घर या मामी का घर एक्सट्रीम पोजीशन हो गए, आपके खुद का घर बोले तो मीन पोजीशन होगी, याद रखना है। और ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये होती है आपकी औकात, बोले तो एक एक्सट्रीम पोजीशन से लेके इस तरह एक्सट्रीम पोजीशन तक, ये
जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उस पार्टिकल की क्या है, अवकात है, अवकात। तो इस अवकात को हम बोलेंगे रेंज। क्या बोलते हैं बच्चा, रेंज और पाथ ऑफ एसएचएम। रेंज या पाथ ऑफ एसएचएम को इंडिकेट करने के लिए सिंबल यूज किया जाता है 2a। एक एक्सट्रीम पोजीशन से लेके दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, इसको क्या बोलते हैं, रेंज या पाथ ऑफ एसएचएम। तो रेंज या पाथ ऑफ एसएचएम इट इज एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। और आप ऐसा लिख सकते हैं, इसका यूनिट तो मीटर ही होगा। तो एम्पलीट्यूड बराबर रेंज अप एसएचएम डिवाइडेड बाय 2। मतलब अगर आपको एम्पलीट्यूड का वैल्यू चाहिए तो रेंज ऑफ एसएचएम का आधा आप ले सकते हो, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। मतलब होता है ना कि बहुत सारी बार क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि पाथ ऑफ एसएचएम ऑफ पार्टिकल इज 16 सेंटीमीटर। मतलब क्या, बच्चे बहुत बार समझ नहीं पाते इसको, है ना। तो पाथ ऑफ एसएचएम बोले तो क्या कि एक्सट्रीम पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, 16 सेंटीमीटर होगा, ऐसा उनका कहना होता है। तो एम्पलीट्यूड बराबर रेंज ऑफ एसएचएम के आधा ले सकते हो आप, तो वो हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड। अब देखिए होता ऐसा है ना कि पार्टिकल यहां से निकला, यहां पे गया, वापिस आया, फिर यहां पे गया, फिर यहां पे आया। मतलब मीन पोजीशन से निकल के पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे गया, फिर से मीन पोजीशन पे आया, वापस नेगेटिव एक्सट्रीमिटी पे जाके फिर से मीन पोजीशन पे आया। मतलब उसका क्या हुआ, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। क्या हुआ उसका, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। और जब ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो शुरू में ये यहां पे था, फिर से वहीं पे आया, मतलब बच्चा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रे, तो आंसर होगा 0। कितना होगा बच्चा, 0। और अगर मैं पूछता हूं कि इसका डिस्टेंस कितना है बच्चा, तो डिस्टेंस होगा कितना। बहुत सारे बच्चे बोलते 2a, लेकिन रॉन्ग, 4a। कैसे, गया a, वापिस आया a, फिर पीछे गया a, फिर से वापिस आया a, एक का दो, तीन, चौका, तो डिस्टेंस हो गया 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन पार्टिकल का डिस्टेंस होता है 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट होती है 0। देन एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया इसमें, उसके लिए जो टाइम लगा उसको बोला जाता है पीरियड ऑफ एसएचएम। क्या, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम उसने लिया उसको बोला जाएगा पीरियड ऑफ एसएचएम। तो हमें पता है कि भाई एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, है ना। मतलब अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के 2 प्रकार है, मैं बताता हूं आपको बाद में। तो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, बट एवरी पीरियोडिक इज नॉट ऑसिलेटरी। जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। लेकिन ये जो पीरियोडिक मोशन है ये तो ऑसिलेटरी तो है नहीं। तो हर पीरियोडिक मोशन, मतलब हर ऑसिलेटरी मोशन ये पीरियोडिक होता है, लेकिन हर कोई पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता है। तो यहां पे इसका टाइम तो फिक्स रहेगा। तो मीन पोजीशन से यहां पे जाके वापस आके फिर इधर जाके यहां पे आने के लिए जो टाइम इसको लगेगा उसको बोला जाएगा पीरियड ऑफ एसएचएम। और ये आप नोट कर लिए होंगे डेफिनेटली। पीरियड ऑफ एसएचएम, है ना। जनरली पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। स्मॉल टी जो होता है इसको टाइम इंटरवल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टाइम इंटरवल। मतलब जैसे कि मूवी देखते हैं ना हम लोग, अब मूवी कब खत्म हो, मतलब मूवी
में जब ब्रेक होता है, इंटरवल होता है, तो मूवी खत्म होने के पहले होता है ना। मतलब ऐसा तो हम नहीं बोलते ना मूवी खत्म हो गया और हम बोलते कि इंटरवल हुआ, ऐसा कुछ बोलते नहीं बोलते। जब मूवी बाकी होती है, मतलब प्रोसेस, मतलब यहां से पार्टिकल निकला, इधर गया, टाइम क्या बोलेंगे, टाइम इंटरवल। पीछे आया, टाइम इंटरवल, इधर गया, टाइम इंटरवल, यहां पे आया, टाइम पीरियड। मतलब प्रोसेस शुरू हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ, तब तक का जो टाइम होता है उसको बोला जाता है टाइम इंटरवल। और प्रोसेस शुरू होके खत्म होने तक का जो टाइम है उसको बोला जाता है पीरियड। और पीरियड का जनरल फार्मूला तो आपको पता ही है, 2π/ω होता है। टाइम पीरियड का जनरल फार्मूला 2π/ω होता है, ठीक है। तो और दूसरा होता है एक फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, फ्रीक्वेंसी का सिंबल तो जनरली एन होता है। अभी फ्रीक्वेंसी, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। और नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यूनिट टाइम, पर्टिकुलर टाइम या यूनिट टाइम भी बोल सकते हो। तो 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर या 1 दिन के अंदर जो कुछ भी ऑसिलेशन वो कंप्लीट करेगा उसको बोला जाएगा पीरियड, और सॉरी फ्रीक्वेंसी। मतलब मान के चलो कि पार्टिकल क्या कर रहा है, 1 दिन के अंदर क्या कर रहा है 2400 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है इन अ 1 डे। These are the number of oscillations performed by the particle in a day. So ये हो गई उसकी क्या, फ्रीक्वेंसी। जैसे कि बहुत सारे व्हीकल के स्पीडोमीटर पे ऊपर लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे एक रहता है 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरा एक स्पीडोमीटर होता है जिसके ऊपर रहता है 10 20 40 60 80, ऐसा कुछ होता है। ओके, ये तो स्पीड दिखाता है और ये दिखाता है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके इंजन की फ्रीक्वेंसी। मतलब मान के चलो कि ये पॉइंटर 3 पे है और यहाँ पे लिखा हुआ रहता है into 1000 RPM। ऐसा स्पीडोमीटर के ऊपर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी ये चीज। तो ये 3 पे आया, मतलब 3 × 1000 मतलब बन गया 3000। तो 3000 RPM बोले तो उस गाड़ी के इंजन का जो मूविंग पार्ट्स है उसके कितने रिवॉल्यूशंस बन रहे थे बच्चा, 3000 रिवॉल्यूशंस बन रहे हैं। कितने टाइम के अंदर, 1 मिनट के अंदर। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल, नंबर ऑफ, यहां पे हम बोलेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर जो कुछ भी ऑसिलेशंस वो बनाएंगे यूनिट टाइम के अंदर, उसको बोला जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, या इसको हर्ट्ज भी बोलते हैं हम लोग, इसको सीपीएस भी बोलते हैं, इसको आरपीएस भी बोल सकते हैं। साइकिल्स पर सेकेंड, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, या यहाँ पे आरपीएस को ऊपर लिखता हूं, या ओपीएस लिख दीजिए आप इसको, ऑसिलेशंस पर सेकेंड, है ना। तो ये उसके यूनिट होते हैं। ओके, सो these are the primary quantities related to the oscillatory motion. Remaining part we'll discuss in next lecture. Thank you so much. Have a nice time.